गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और टाइम का ध्यान रखिए, बातें हैं तो डिस्टर्ब होता है। आज हम लोग दूसरा यूनिट शुरू करेंगे। जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया था कि हम लोगों का पहला यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग दूसरा यूनिट का टॉपिक इल्तुतमिश के बारे में शुरू करेंगे। इल्तुतमिश से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको आप नोट कर लीजिए। और वही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और उत्तर भी लगभग एक ही होता है कि इल्तुतमिश की समस्याएं और उसका समाधान, या फिर इल्तुतमिश का एक सुल्तान के रूप में उपलब्धियों का मूल्यांकन। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक, क्या इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था? ये तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि डिफिकल्टीज इल्तुतमिश एंड इट्स सॉल्यूशन, एंड describe the achievement of Iltutmish as a ruler of Delhi Sultanate, and was he real founder of Delhi Sultanate? कि तो इस तरह से इल्तुतमिश पर क्वेश्चन बनते हैं। आपको हमने सलाह कि आप अनसॉल्व पेपर भी खरीद लीजिए और उसमें आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो शायद आपने खरीद लिया होगा, तो आप ये देख लीजिए। हाँ, और टाइम का ध्यान नहीं रख रहे हो यार। चलिए, नाउ स्टार्ट। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना? आप कहीं नोट कर लीजिएगा अगर आप अनसॉल्व पेपर नहीं ले पा रहे हो तो, है ना? ये दूसरा यूनिट है आपका सेकंड पेपर का, और इसमें आपका जो है यही क्वेश्चन बनता है इल्तुतमिश से। और आपका उत्तर भी जो मैं लेक्चर दूंगा, आप देखिएगा, उत्तर भी लगभग एक ही होता है। उसमें कहीं कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। कैसे मैं करूँ? बताओ, 10-20 हो रहा है। आप लोग क्लास अब ज्वाइन करेंगे तो कैसे होगा बेटा? हैं? आप लोग क्लास का टाइम तो ध्यान रखो। हैं? अब लेक्चर बीच में डिस्टर्ब होता है, किस किस को एंट्री करूं मैं? ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस ऑन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमने आपको अभी बता ही दिया। और इल्तुतमिश भी एक प्रारंभिक जो उसका अर्लियर जो लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने के पहले एक कह सकते हैं कि कुशल प्रशासक भी रह चुका था। एक दास के रूप में सफलता, दास इल्तुतमिश जो है आपको बताना चाहेंगे कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और अपनी योग्यता के बल पर वह ऐबक का बहुत ही विश्वसनीय कह सकते हैं कि एक प्रशासक बन गया था। और ऐबक had appointed to Iltutmish as a Amir Sare Jandar, head of royal bodyguard, and Amir Sikar,
इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ऐबक ने उसकी दास्ता से के बावजूद उसको उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के उसको अपने प्रशासन में अमीर सार और सरे जानदार यानी कि शाही अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यही नहीं, जब भारत में सत्ता स्थापित हो गई थी, ऐबक सुल्तान बन गया था, तो उसके पहले जब तक मोहम्मद घोरी जीवित था, मोहम्मद घोरी उससे बहुत प्रभावित हुआ था इल्तुतमिश से, और उसने ऐबक को एक प्रकार का एक सलाह दिया था कि उससे उसकी दास्ता से मुक्त कर दिया जाए। देन ऐबक had decided and he freed to Iltutmish from the from his, है ना, अपनी दास्ता से ऐबक अपनी दास्ता से ऐबक ने 1206 ईस्वी में ही उसे मुक्त कर दिया था। तो इस प्रकार से ऐबक के शासन काल में इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त हो चुका था। उसके उस प्रशासन में सारे जानदार, शाही अंगरक्षकों का प्रधान और अमीर शिकार जैसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर चुका था। यही नहीं, ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल भी नियुक्त किया। ऐबक अपॉइंटेड टू इल्तुतमिश एज ए गवर्नर ऑफ बदायूं इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अपने प्रशासन में उसने बदायूं का राज्यपाल या इक्तादार भी इल्तुतमिश को नियुक्त किया था। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि इल्तुतमिश भले ही एक दास था, लेकिन ऐबक का दास था, लेकिन अपनी दास्ता पर, अपनी योग्यता के बल पर उसने ऐबक के शासन काल में अमीर शिकार और सरे जानदार जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद, और फिर बदायूं का इक्तादार, बदायूं रावैटी के अनुसार जो उस समय अकॉर्डिंग टू रावैटी की सबसे हाईएस्ट जो है इक्ता आपकी बदायूं की थी, और वह इल्तुतमिश को ऐबक ने प्रदान किया था। तो इसमें कोई शक या संदेह नहीं कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली का सुल्तान बनने के पहले अपनी योग्यता के बल पर ऐबक के प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर था, उसको प्रशासनिक अनुभव था, है ना। इसके बाद जब ऐबक की डेथ हो जाती है 1210 ईस्वी में, then we know that कि ऐबक was the ruler of लाहौर एंड दिल्ली also, और लाहौर में उसकी जब डेथ होती है तो उसके बाद जो लाहौर के जो अमीर वर्ग थे, उन्होंने आराम शाह को उसका उत्तराधिकारी बनाया, यानी उसको सुल्तान के पद पर बिठाया, यानी कि नोबल्स ऑफ लाहौर है ना, कॉल्ड आराम शाह। और उसके बाद जो है आराम शाह को उन्होंने शासन लाहौर में ऐबक का उत्तराधिकारी बना करके शासन किया। बट आराम शाह जो है वो योग्य प्रशासक नहीं था। उसके काल में जो कह सकते हैं कि जो वह भोगविलासी प्रवृत्ति का था, आराम पसंद व्यक्ति था, जिसके कारण पूरे साम्राज्य में जो है रिवोल्ट होने लगे, विद्रोह होने लगे। देन जो तुर्की नॉवेल्स थे, जिसका लीडर था अली इस्माइल, है ना, टर्की नॉवेल्स ऑफ दिल्ली, Ali Ismail was the leader of Turkey novels of Delhi. He called to Iltutmish, है ना, he called to Iltutmish for the administration administration of Delhi
सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत की प्रशासन के लिए उन्होंने इल्तुतमिश को कॉल किया। और देन जो है इल्तुतमिश केम फ्रॉम बदायूं टू दिल्ली एंड फॉट बिटवीन इल्तुतमिश एंड बदायूं एट दिल्ली, जहां पर दिल्ली में इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें आराम शाह डिफीटेड बाय इल्तुतमिश के द्वारा पराजित हुआ और फिर बिना किसी परेशानी के इल्तुतमिश जो है वह दिल्ली का सुल्तान बना, उसका एक्सेशन हुआ। तो इस प्रकार से ऐबक की मृत्यु के बाद से इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, आराम शाह की हत्या हो जाती है और इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने में बिना किसी प्रतिरोध के सफल होता है। उसके बाद सुल्तान बनने के बाद भी उसके सामने जो डिफ़िकल्टीज है, जो समस्याएं हैं, वह समझ में आती है। पहली समस्या तो ये है कि अभी तक खलीफा से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को वैधानिकता नहीं प्राप्त हुई थी, वैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त हुई थी। खलीफा वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा ऑफ पैगंबर मोहम्मद ऑन अर्थ इन मुस्लिम कंट्री, है ना। मुस्लिम देशों में जो खलीफा होता था वो पैगंबर मोहम्मद का प्रतिनिधि माना जाता था और ये कहा जाता था कि उसके द्वारा जिसको मान्यता प्रदान करी जाती है, जिसको रिकग्नाइज्ड किया जाता है, वही लीगली तौर पर, वैधानिक तौर पर शासन करने के योग्य माना जाता है। तो एक खलीफा से मंशूर नहीं प्राप्त हुआ था, सत्ता नहीं प्राप्त हुई थी। दूसरा कि चारों तरफ साम्राज्य में विद्रोह हो रहे थे, राजपूत से लेकर के चाहे राजपूताना हो, चाहे बंगाल बिहार में अली मर्दान हो, है ना, दे वर ट्राइंग टू अचीव इंडिपेंडेंस, है ना। वे लगातार प्रयास कर रहे थे स्वतंत्र होने के लिए और राजपूताना स्टेट्स वेयर ट्राइंग टू अचीव इंडिपेंडेंस, है ना। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि उसमें जो है लगातार कालिंजर एंड ग्वालियर हैड ऑलरेडी बिकम इंडिपेंडेंस, है ना। कालिंजर और ग्वालियर पहले ही स्वतंत्र हो चुके थे, है ना। बंगाल में अली मर्दान, लीडरशिप ऑफ अली मर्दान, बंगाल ट्राइंग टू इंडिपेंडेंस होने का प्रयास कर रहा था बंगाल। और इसके अलावा जो है राजपूत स्टेट्स वेर नॉट पेइंग टैक्स, राजपूत जो है राज्य जो थे वे कर का भुगतान नहीं कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो समाप्त हो चुका था, दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। इसके अलावा जो मुख्य जो उसके अपोनेंट थे, जो जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस्ड किया हुआ था ऐबक के समय में, कि गजनी का जो सुल्तान था वह यल्दौज वाज द रूलर ऑफ गजनी and Kubacha was the ruler of मुल्तान and लाहौर also। तो ये भी दिल्ली सल्तनत पर, चाहे वह कुबाचा हो चाहे वह आपका यल्दौज हो, दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। तो ये जो है मुख्य जो एक तरीके से अपोनेंट्स थे वे आपके यल्दौज थे, कुबाचा थे, अली मर्दान थे। राजनीतिक दृष्टि से राजपूताना के स्टेट्स थे। इसके अलावा जो कुतबी एंड मुइजी नोबल्स, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के जो अमीर थे वे कुतबी कहलाते थे, जो मोहम्मद बिन गोरी के समय के अमीर थे वो मुइजी कहलाते थे, है ना। दे वेयर ट्राइंग टू अचीव इंडिपेंडेंस, है ना। वे भी स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने इल्तुतमिश की शासन सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। तो इस तरह से एक ये तमाम जो समस्याएं थी कि लाहौर जो है अभी राजधानी थी, दिल्ली राजधानी नहीं बनी थी, तो
इल्तुतमिश के सामने ये बिग जो समस्याएं हम लोगों को दिखाई पड़ती है कि इल्तुतमिश के साल में के शासन काल में जो मूल रूप से समस्या थी, ये हमें दिखाई पड़ती है। तब अब इसका इल्तुतमिश ने कैसे एक एक करके समाधान किया, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको समझ में आया? ओके, 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 ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो इसके बाद जो है, अब हम लोग समस्याओं को कैसे समस्याओं का कैसे निराकरण करता है उसका इल्तुतमिश के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो पाते हैं सबसे पहले उसने अपने मुख्य जो प्रतिद्वंदी था, ओपोनेंट था, यल्दौज। यल्दौज के बारे में ये कहा जाता था कि जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यल्दौज जो है वो गजनी का सुल्तान था, बट लाहौर पर भी उसने अधिकार कर लिया था, क्योंकि जो ख्वारिज्म शाह था, ख्वारिज्म शाह was the ruler of ख्वारिज्म now situated in Central Asia। तो जो ख्वारिज्म शाह था उसने गजनी पर आक्रमण करके गजनी पर अधिकार कर लिया। देन यल्दौज जो है अटैक विथ आर्मी इन एट लाहौर, लाहौर पर आक्रमण करके लाहौर पर अधिकार कर लिया। और फिर ये के निज़ामी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के निज़ामी, कि उसने भारत पर ऑलरेडी वह अधिकार करना चाहता था, दिल्ली पर, और उसने इसी परिदृश्य में, इसी सिनेरियो में उसने जो है आपका पंजाब से लेकर थानेश्वर तक अधिकार कर लिया था, है ना। इल्तुतमिश ने इसके बाद, जब इल्तुतमिश को ये पता चलता है कि उसने अपनी आर्मी के साथ जो है पंजाब से लेकर थानेश्वर पर अधिकार कर लिया और दिल्ली पर आक्रमण करके दिखाता है, देन ही इसके बाद जो है इल्तुतमिश अपनी सेना के साथ जो है तराइन के मैदान में पहुंचता है, जहां 1215-16 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध, जो इल्तुतमिश, शायद आपको पता नहीं होगा तराइन का तीसरा युद्ध, बट थर्ड बैटल ऑफ तराइन इन 1205-6 एडी, who fought between Iltutmish and Yildiz, है ना। एंड इन दिस बैटल Yildiz defeated by Iltutmish। 1215-16 ईस्वी में जो है तराइन का तीसरा युद्ध होता है, और इस युद्ध में यह युद्ध इल्तुतमिश और गजनी के सुल्तान यल्दौज के बीच में होता है, जिसमें यल्दौज पराजित होता है और वह बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाने के बाद से उसको बदायूं लाया जाता है, जहां उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से एक जो समस्या थी, जो लगातार ऐबक के समय में भी इनके द्वारा क्रिएट करी जा रही थी, इल्तुतमिश के समय में भी इन्होंने क्रिएट की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर हमेशा के लिए इनका अंत कर दिया। यानी कि उसका जो एक मुख्य प्रतिद्वंदी था, जो दिल्ली सल्तनत के लिए समस्या बना हुआ था, उसका फाइनली एंड हो गया, उसका अंत हो गया। तो इस प्रकार से यल्दौज का ऐबक ने इल्तुतमिश ने अंत कर दिया। देन सेकंड ओपोनेंट जो था कुवाचा हुआ द रूलर ऑफ मुल्तान एंड उच्छ एंड लाहौर आल्सो, कि यल्दौज की डेथ होने के बाद से उसने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया, मुल्तान और उच्छ का वह ऑलरेडी शासक था ही। वह भी ऐबक के समय में जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था, ऐबक ने अपनी सिस्टर का विवाह उसके साथ कर दिया था। देन जो है ने फिर दिल्ली पर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचा था, बट इल्तुतमिश के समय परिस्थितियां बदल चुकी थी। वह उसने भी ट्राई किया कि कैसे हम दिल्ली पर आक्रमण करके अधिकार कर सके,
लेकिन जब उसे पता चला कि उसने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया है, मुल्तान उच्च के अलावा, और गजनी पर भी आक्रमण करके अधिकार करना चाहता है, तो इस परिदृश्य में इल्तुतमिश ने उसके खिलाफ कार्रवाई करी और उसको जो है आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, बट जो है उसने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर जो है इल्तुतमिश ने अटैक विथ आर्मी इन इल्तुतमिश ने अपनी सेना के साथ अटैक किया और लाहौर में जहां पर उसने कुबाचा ने जो है इंडस वैली में जम के आत्महत्या कर ली। यानी कि इस प्रकार से उसने आत्मसमर्पण तो नहीं किया, लेकिन उसने इल्तुतमिश के भय से सिंध नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से इल्तुतमिश का दिल्ली से यानी इंडिया से भी बाहर जो गजनी है, जो लाहौर है, जो मुल्तान है, उच्च है, सिंध है, यानी कि मकरान तक कर सकते हैं कि उसने अपने साम्राज्य को एक्सपैंड, है ना। इल्तुतमिश ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था पॉलिटिकली, जो कि जो ऐबक के समय में नहीं हो पाया था, क्योंकि ऐबक जो जीते गए क्षेत्र थे उसको ही किसी तरह से संरक्षित करने में की कोशिश करता रहा, और किसी नए युद्ध या नए क्षेत्र या रीजन क्षेत्र को वह जीतने के बारे में सोच भी नहीं सका। बट इल्तुतमिश ने ऐसा किया और अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, है ना। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो बंगाल था, जो ऐबक के समय में हम लोगों ने देखा था कि अली मर्दान को ऐबक ने मान्यता प्रदान कर दी, लेकिन और उसने जो है दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार किया और खिराज वार्षिक देने की बात कही थी। बट आफ्टर द डेथ ऑफ ऐबक, अली मर्दान की जो है जो खल नॉवेल्स थे, उसने उन्होंने जो है अली मर्दान की हत्या कर दी, और हिसामुद्दीन अवध खलजी declared himself independent ruler of Bengal, है ना, जिसने कि बंगाल में स्वयं को स्वतंत्र राज घोषित किया, और ही assumed the title of गयासुद्दीन, सुल्तान गयासुद्दीन, और जिसने कि सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि भी धारण करी, और उसने जो है दिल्ली सल्तनत की अधीनता को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, खिराज भी देने से मना कर दिया। इल्तुतमिश को यह पता चलता है तो उसने उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करी और उसमें वह मारा जाता है, और देन फाइनली इल्तुतमिश जो है ऑक्युपाइड बंगाल, एंड नाउ बंगाल, एंड नाउ ये देखने में हमको आता है कि बंगाल नाउ बिकम एन इंडिपेंडेंस एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि अब जो है बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत का एक अभिन्न अंग बन गया। बंगाल नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। बट इसके पहले हम लोग देखे थे अधीनता जरूर स्वीकार किया था, लेकिन वह बंगाल जो है एक अभिन्न हिस्सा नहीं बन सका था, जो इल्तुतमिश के काल में हमें दिखाई पड़ता है। और इसके बाद से जो है इल्तुतमिश ने राजपूत राज्यों के खिलाफ जो है संघर्ष किया, और जो हम लोग देखे थे कि इसके एक तरीके से ऐबक के ही समय में कि कालिंजर एंड ग्वालियर हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, हैड ऑलरेडी बिकम इंडिपेंडेंट, है ना, जो पहले ही इंडिपेंडेंट हो गए थे, स्वतंत्र हो चुके थे, उनके खिलाफ ने कार्रवाई करी और उन पर अधिकार किया, मंडौर फोर्ट पर अधिकार किया, रणथंभौर पे अधिकार किया, एंड जो है कालिंजर, ग्वालियर, मंडौर, रणथंभौर, बदायूं, एंड मतलब इस तरह से उसने मैक्सिमम राजपूत स्टेट्स पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। और ये देखने में हमें आता है कि उनको टैक्स भी पेड करने के लिए उसने जो है एक तरीके से बाध्य किया, है ना।
अब राजपूट्स वे जो है स्टेट्स थे, वे पेइंग जो है वो टैक्स, है ना, कंटिन्यूअसली उसने जो है लगातार उन्होंने अब टैक्स देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने जो राजपूत स्टेट्स, हालांकि पूरे संपूर्ण राजपूताना को, राजपूत राज्यों पर वह अधिकार नहीं कर सका और न ही सबको अपनी अधीनता में ला सका, बट जो है ग्वालियर, कालिंजर, रणथंभौर, मंडौर, है ना, जैसे महत्वपूर्ण राजपूत स्टेट्स जो है उसकी अब अधीनता में आ गए थे। तो इस तरह से राजनीतिक दृष्टि से हम देखें कि इल्तुतमिश ने अपने प्रबल जो प्रतिद्वंदी थे उनका न केवल अंत किया, चाहे वह यल्दौज हो, चाहे वह कुबाचा हो, सामुद्दीन ऐबक खलजी हो, चाहे राजपूत स्टेट्स हो, बल्कि अपने साम्राज्य को एक्सपैंड भी किया, यानी साम्राज्य का विस्तार भी किया। यह एक प्रकार से इल्तुतमिश की बहुत बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स थे। और इसके बाद उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, प्रशासनिक सुधार किए, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया पॉलिटिकल जो अचीवमेंट है? ओके। अब इसके बाद से जो दूसरा चरण है, सेकंड फेज जो है, वह है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करता है। क्योंकि हम लोग देख रहे थे, जब हम लोग डिफिकल्टीज शेयर कर रहे थे तो उसमें डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि प्रशासनिक जो सिस्टम था वह समाप्त हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो गया था, अर्थव्यवस्था खराब थी, है ना, कोई मौद्रिक जो है करेंसी नहीं थी। तो ऐसी सरकमटेंसेस में इल्तुतमिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया था कि जिसमें हम लोग देख रहे थे कि उसने जो कुतवी और जो मुइजी नोबल्स थे, जिन्होंने ये कहा था कि इल्तुतमिश के शासन का लगातार विरोध कर रहे थे, उनको समाप्त करने के लिए एक तरीके से उनको समाप्त करने के लिए उनको समाप्त करने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपने विश्वसनीय जो 40 गुलाम थे, उन पर उनको विश्वास था, और कुतबी मुइजी या और जो तुर्क अमीर थे उन पर उनको विश्वास नहीं था। तो इसलिए उसने अपने विश्वसनीय कह सकते हैं कि 40 गुलामों का एक दल बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं तुर्कानी चिहलगानी, है ना। तुर्कानी चिहलगानी यानी 40 गुलामों का दल, ग्रुप ऑफ 40 स्लैब्स जिसको बोलते हैं, है ना। इल्तुतमिश जो है ने 40 गुलामों का एक दल बनाया, जिसमें इनको ही अपने महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो भी प्रभार था इंचार्ज बनाया। और जो इसका ये परिणाम हुआ कि जो कुतवी और मुइजी अमीर थे, जिनको या प्रशासनिक पदों से उसने हटा दिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, या जो विरोध करना चाह रहे थे उनको उसने कड़ा दंड दिया, जिसका ये परिणाम हुआ कि कुतवी या मुइजी अमीर या तो उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते या फिर वो पद छोड़ करके भाग जाते। तो ये फाइनली देखते हैं कि कुतवी एंड मुइजी जो नॉवेल्स थे, उन्होंने जो है अमीर्स थे एक्सेप्टेड द सब्जेक्शन ऑफ इल्तुतमिश, है ना, जिन्होंने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिया। कुतवी एंड मुइजी अमीर्स एक्सेप्टेड द सब्जेक्शन ऑफ इल्तुतमिश, है ना। तो और उसने अपने 40 गुलामों के दल को बना करके अपना प्रशासनिक तंत्र को संचालित करना शुरू किया, क्योंकि उसको इसी पर विश्वास था।
अपने 40 गुलामों पे, और जब तक वह शासन करता रहा बिना किसी डर के, बिना किसी भय के वह शासन किया और इन्होंने उसका सहयोग किया। अब कुतबी और मुइजी जो अमीर थे उन्होंने अब इल्तुतमिश के शासन का विरोध नहीं किया। इसके बाद से हम लोग ये देखते हैं कि इल्तुतमिश ने जो है इक्तादारी सिस्टम को प्रारंभ किया। इक्तादारी सिस्टम, इक्ता मीन्स होता था लैंड, वह लैंड जो सैनिकों को या गैर सैनिकों को, जो जो आर्मी थे या जो सिविलियंस थे, उनको उनको जो है वेतन के बदले में एक क्षेत्र प्रदान किया जाता था, इक्ता लैंड प्रदान किया जाता था। उस लैंड से होने वाली इनकम, जो आय होती थी, उससे ही वे अपना और अपने अधीन जो सैनिक होते थे उनका वे खर्च चलाते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंडिचर होते थे, खर्च होता था, उसको भी उसी से खर्च करते थे। और अगर उसके बाद भी बैलेंस बच जाता था उसको तो सेंट्रल जो आपका जो ट्रेजरी होती थी वहां पर जमा कर देते थे। इस तरह के सिस्टम के पीछे इल्तुतमिश का मूल उद्देश्य ये था कि राज्य की अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया जाए, और उस पर चूंकि करेंसी रनिंग में नहीं थी, इसलिए उसने उस लैंड की इक्ता से ही खर्च चलाने, रेवेन्यू को कलेक्ट करने और उस क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको चलाने के लिए इक्तादारों की नियुक्ति की। और वह इक्तादार जो होते थे उस क्षेत्र के ही एक तरीके से कह सकते थे कि एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। अगर किसी भी प्रकार का कोई रिवोल्ट होता था, विद्रोह होता था या कोई समस्या आती थी तो दे वेयर रिस्पॉन्सिबल, है ना, वे रिस्पॉन्सिबल होते थे, जिसका ये परिणाम हुआ कि केंद्र की आय भी बढ़ गई और उनको खर्च भी नहीं करना पड़ा, है ना, और रेवेन्यू भी लगातार बढ़ने लगा और प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होने लगी। एक तरीके से ऐसा करने के पीछे ये कहा जाता था कि जो है इल्तुतमिश ने इक्तादारी सिस्टम का प्रचलन भारतीय सामंतवाद को समाप्त करने और राज्य के जो और केंद्र के जो दूरवर्ती इलाके थे, जो डिस्टेंस जो स्टेट्स थे, उनको सीधे केंद्र से जोड़ने के एक साधन के रूप में उसने इक्तादारी सिस्टम का प्रचलन प्रारंभ किया। Iltutmish introduced the Iqtadari या Iqta system as a means of ending Indian feudalism and to connecting the distant states of the empire directly to the center, है ना। तो ये जो है केंद्र से सीधे जोड़ने और जो है भारतीय सामंतवाद और को समाप्त करने और दूरवर्ती जो राज्य थे उनको सीधे केंद्र से जोड़ने के एक साधन के रूप में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इक्ता जैसे मान लीजिए इलाहाबाद है, बनारस है, कौशाम्बी है, या दूर दराज के और हैं, बिहार का कोई स्टेट है, जो भी हो सकता है, ये एक प्रकार की लैंड हुई, इक्ता हुई। और इलाहाबाद का इक्तादार मान लीजिए बना दिया किसी को, हमने मान लीजिए मैं बादशाह हूं, आई एम किंग, और अपॉइंट कर दिया इक्तादार आप में से ही किसी को इलाहाबाद का, किसी को कौशाम्बी का, किसी को सहारनपुर का, किसी को प्रतापगढ़ का। और क्योंकि हम डायरेक्ट दिल्ली में बैठे हुए हैं और हमारी दूरी है यहाँ से, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों का प्रशासन चला पाना संभव नहीं है। इसलिए हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप इस क्षेत्र के सर्वे सर्वा होंगे, प्रमुख होंगे, मुखिया होंगे, चीफ होंगे, हेड होंगे, और आपको अपना प्रशासन चलाना होगा। उस क्षेत्र से इनकम रेवेन्यू आपको कलेक्ट करना होगा। आप अपना सैनिक रखेंगे, आप अपने प्रशासनिक अधिकारी रखेंगे,
और उस क्षेत्र में होने वाली, इलाहाबाद रीजन में होने वाले किसी भी विद्रोह का या घटना के लिए आप उत्तरदायी होंगे। यदि आप उस घटना का, उस विद्रोह का दमन नहीं कर पाते हैं, प्रशासनिक तंत्र अच्छे से नहीं चला पाते हैं, तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि देखिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने तय कर दी, उस क्षेत्र की इनकम भी बढ़ गई, राज्य की आय भी होने लगी, और जो जो इनकम होती थी उसी से वे अपना खर्च चलाते थे, शेष धनराशि बच जाती थी, जो भी बैलेंस होता था वह केंद्रीय कोष में जाता था। तो एक प्रकार से राजस्व भी मिलने लगा और सीधे कनेक्टिविटी जो है वह बढ़ गई, सीधे कनेक्ट हो गया, जो है इलाहाबाद कनेक्ट हो गया, प्रतापगढ़ कनेक्ट हो गया, कौशाम्बी कनेक्ट हो गया, एसेट्रा एसेट्रा, है ना। तो ये सीधे सीधे ये स्टेट अब सीधे केंद्र से जुड़ गए, और जो पहले शासन सामंत करते थे इन क्षेत्रों पर, जो सामंत एक पैरेलल शासन करते थे राजा के, क्योंकि उनके पास भी अपनी लैंड होती थी, अपना प्रशासनिक तंत्र होता था, अपनी सेना होती थी, अपनी आर्मीज होती थी, तो वे अगर बादशाह कमजोर होता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई के उसको पराजित कर देते थे। इस सामंतवादी सिस्टम को के एंडिंग के लिए और उस क्षेत्र को सीधे केंद्र से यानी दिल्ली से जोड़ने के एक साधन के रूप में इस इक्तादारी सिस्टम को इल्तुतमिश ने प्रचलित किया, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और यही नहीं, इल्तुतमिश ने दोआब को, जो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक जो क्षेत्र था, उसके इम्पोर्टेंस को समझा। इल्तुतमिश अंडरस्टूड द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दोआब, जिसने और वहां पर 2000 इक्तादारों की सैनिकों की नियुक्ति करी थी। तो एक बड़ा अचीवमेंट था इस तरह से इल्तुतमिश का, जिसने इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस्ड किया और भारतीय सामंतवाद को समाप्त की। जो दूरवर्ती, जो डिस्टेंट स्टेट्स थे, उनको सीधे केंद्र से कनेक्ट किया। और यही नहीं, जैसा कि निजामुद्दीन तुसी हु रोट सियासतनामा, वह कहता है उसमें ही सेड कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका ट्रांसफर होता रहता था कि एक जगह ही ये जुड़ रहने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह के लिए चुनौतियां खड़ी कर दे। इसलिए वे मैक्सिमम 3 साल तक एक इक्ता में रह सकते थे, उसके बाद से दूसरी इक्ता में इनका ट्रांसफर हो जाया करता था। तो ये और अगर इक्तादार सीधे इल्तुतमिश के द्वारा यानी सुल्तान के द्वारा नियुक्त होते थे, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे। अगर इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की जाती थी तो ये सुल्तान सीधे सीधे या तो उनका ट्रांसफर कर देता था या फिर फाइनली उनको टर्मिनेट करता था। तो ये एक प्रकार से इल्तुतमिश ने नया जो है भारत में प्रयोग किया और उसमें वह काफी हद तक सफल रहा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश जो है वह जो है तुर्कानी चहलगानी का गठन करता है, फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में, फिर इक्तादारी सिस्टम यानी आर्थिक व्यवस्था में सुधार करता है। अब इसके बाद जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे उसके जो सैनिक सुधार हैं, जो आपके न्यायिक सुधार हैं, जुडिशरी जो रिफॉर्म है, फिर जो करेंसी में सुधार है, इन सब बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने आपसे अभी डिस्कस किया, आपको समझ में आया? न समझ में हो तो आप पूछ लीजिए।